सिंगापुर एक छोटा कंट्री है, लेकिन वर्ल्ड के वन ऑफ द वेल्थिएस्ट कंट्री में इसका नाम आता है और एशिया का ये सबसे अमीर कंट्री है। सिंगापुर की जीडीपी पर कैपिटा इनकम यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस से भी ज्यादा है। पिछले 60 साल में 6 डेकेड में सिंगापुर की जो ग्रोथ हुई है वो किसी और कंट्री से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। चाहे वो फाइनेंस की बात हो या टेक हब की बात हो या ट्रैवल डेस्टिनेशन की बात हो, सभी क्षेत्र में, सभी ट्रैक में सिंगापुर नंबर 1 बनता जा रहा है। बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री सिंगापुर के ग्रोथ स्ट्रेटजी को स्टडी करती है ताकि वो अपने कंट्री में इसी तरह का ग्रोथ स्ट्रेटजी लगा सके, इंप्लीमेंट कर सके। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सिंगापुर ने पिछले 60 साल में क्या अलग किया है जिसके कारण से सिंगापुर की ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है और सिंगापुर की ग्रोथ हर साल बढ़ती जा रही है। सिंगापुर को इंडिपेंडेंस 1965 में मिली और इसके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ली क्वान थे। ली क्वान स्टार्टिंग में ही समझ गया कि सिंगापुर में किसी भी तरह का नेचुरल रिसोर्स नहीं है, तो अगर सिंगापुर को वर्ल्ड मैप में लाना है तो सिंगापुर में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा और साथ में ही फॉरेन जो इन्वेस्टर है उसे वेलकम करना पड़ेगा सिंगापुर में। तो सिंगापुर में एक अच्छी इन्वायरमेंट बनाने पड़ेगी ताकि फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सके सिंगापुर के लैंड में, तो उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाना पड़ेगा। तो इस विजन को लेके जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है सिंगापुर के, वो काम करना चालू कर दिए। सिंगापुर स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। सिंगापुर स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का के थ्रू वो इंडियन ओशन को भी एक्सेस कर सकता है और सेम स्ट्रेट से वो साउथ चाइना सी को भी एक्सेस कर सकता है। तो सिंगापुर की लोकेशन, सिंगापुर की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी वो उसके एडवांटेज में बहुत काम आई। स्टार्टिंग में सिंगापुर की गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग हब पे काम करना चालू कर दिया और ये हाई लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग हब थी ताकि जो सिंगापुर की लार्ज अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी है या लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो सिंगापुर में है वो खत्म हो सके। सिंगापुर की गवर्नमेंट ने एक सॉलिड फाइनेंशियल और लीगल सिस्टम को स्टेबल किया, साथ में एक स्टेबल गवर्नमेंट को भी फॉर्म किया। सिंगापुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को काफी एफिशिएंट बनाया गया और साथ में वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज भी सिंगापुर में बनाई गई। 1980s में सिंगापुर ने फाइनेंशियल सर्विसेज को लिबरलाइज किया और उसमें काफी कम पॉलिसी और कम रेगुलेशन लगाए और उसका फलस्वरूप अभी आप देख रहे हैं कि सिंगापुर में अराउंड 4200 मल्टीनेशनल कंपनीज के रीजनल हेडक्वार्टर है। सिंगापुर में वन ऑफ द लोएस्ट कॉर्पोरेट टैक्स है, 17% का कॉर्पोरेट टैक्स है और कुछ कंडीशंस में तो 13% तक जाती है। दूसरे कंट्री से आप कंपेयर करें ग्राफ में तो आप देखेंगे सिंगापुर की जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज से कम है। जब एक मैन्युफैक्चरिंग हब स्टैब्लिश हो गई, फाइनेंशियल हब या फाइनेंशियल सर्विसेज स्टैब्लिश होगी, तब सिंगापुर R&D नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री की तरफ मूव करने लगा। 2004 में ली हेसन सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने कहा कि जिस तरह से सिंगापुर में ग्रोथ हो रही है, रिच कंट्रीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिच पीपल आके रह रहे हैं सिंगापुर में, अगर इस ग्रोथ को और इस फ्लो ऑफ मनी को एक कंटिन्यूअस और स्टडी स्टेट में रखना है तो सिंगापुर में एक अच्छा कल्चर और एक अच्छा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाना पड़ेगा। तो वहाँ से शुरू होता है कि सिंगापुर की जो डेस्टिनेशन हुई, वहाँ पे घूमने की जगह, वहाँ पे अट्रैक्टिव जगह, ये सारी चीज़ सिंगापुर में डेवलप होना शुरू हो गया। और साथ में ही सिंगापुर में कैसीनो का डेवलपमेंट, साथ F1 रेसिंग, नाइट F1 रेसिंग का वहाँ पे आयोजित किया गया, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेब्लिश की गई, जिसके कारण से वेल्दी कंट्री के जो वेल्दी लोग हैं वो सिंगापुर में आके रह सकें और सिंगापुर में पैसे इन्वेस्ट कर सकें। इतनी अच्छी ग्रोथ होने के बावजूद भी सिंगापुर गवर्नमेंट को बहुत सारे एक्शन और बहुत सारी चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज किया गया। ये कहा जाता है कि सिंगापुर का गवर्नमेंट शुरू में ही पब्लिक फ्रीडम और मीडिया फ्रीडम के खिलाफ रही है। वहाँ पे पब्लिक वोकल नहीं हो सकती, पब्लिक अपना बात दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री जैसा सामने नहीं रख सकते। स्टार्टिंग ऑफ फेज में पब्लिक इतनी वोकल नहीं थी, वहाँ की जो कल्चर है मिक्स नहीं थी, तो इस तरह की गवर्नेंस चल गई थी। लेकिन अभी वहाँ पे एक मिक्स्ड, एक डाइवर्सिफाई पॉपुलेशन हो चुकी है, जिसके कारण से वहाँ की पब्लिक अब ज़्यादा वोकल है। जो अभी सरकार आ रही है, जो अभी गवर्नमेंट आ रही है सिंगापुर में, या जो अभी जो चल रही है जो गवर्नमेंट सिंगापुर में, उनको एक काफ़ी बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा। वो मीडिया और पब्लिक वोकल को दबा नहीं सकेंगे क्योंकि अब की जो पब्लिक है वो डिफरेंट है, वो सिर्फ सिंगापुर लोकल नहीं है, वो सिंगापुर में मिक्स क्राउड आ चुका है। सिंगापुर में बहुत सारे वर्कर, इनफैक्ट मैक्सिमम वर्कर दूसरे कंट्री से आए हैं, जिसके कारण से सिंगापुर में बाहर से लोगों का बसना बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके कारण से एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि वहाँ पे लोकल बोल रहे हैं कि जितने भी प्रोडक्टिव और अच्छे वर्क है वो बाहर के लोग ले रहे हैं। एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है सिंगापुर में, जो किसी भी डेवलप्ड कंट्री में एक पॉइंट के बाद स्टार्ट होता है। अब देखना है कि सिंगापुर की गवर्नमेंट इस चीज़ को कैसे टैकल करती है,
क्या इस चीज़ को टैकल करने के लिए सिंगापुर की गवर्नमेंट लोगों का वॉइस को दबाती है या मीडिया फ्रीडम को दबाती है? तो देखना पड़ेगा कि इस बार क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। सिंगापुर की ग्रोथ यहाँ से यहाँ तो पहुँच गई, अब यहाँ पे स्टेबल रखने के लिए जो चाहिए, जो स्ट्रेटजी चाहिए, क्या वो सिंगापुर गवर्नमेंट के पास अभी है क्या नहीं, वो भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि सिंगापुर की डेवलपमेंट इंडिया की जो अच्छे सिटीज़ हैं, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इससे मैनी फोल्ड्स ज़्यादा हो चुकी है। सिंगापुर इंडिया के किसी भी सिटी से काफ़ी आगे पहुंच चुका है। आपको क्या लगता है कि ये बात सच है या सिंगापुर के डेवलपमेंट के पीछे कुछ डार्क रियलिटी है? आप प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मदद करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।